हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 की पहली मूवी आयरन मैन की, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी और जिसमें मार्वल के सबसे ज़्यादा पॉपुलर सुपर हीरो टोनी स्टार्क हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे मूवी पर चलते हैं। मूवी में हम देखते हैं कि बिलियनियर जीनियस टोनी स्टार्क अफगानिस्तान में अपने खास दोस्त जेम्स रोड्स के साथ में अपनी कंपनी की एक एडवांस्ड मिसाइल जेरिको को मिलिट्री के साथ में उसकी डील करने के लिए आया होता है, जिसको उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया होता है, जो अब तक का उनका सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार होता है, जिसका वो एक नमूना उन सबके सामने पेश करता है और मिसाइल को माउंटेन्स की तरफ चलाता है, जिससे वहां पर धूल की एक जबरदस्त आंधी आती है। मिसाइल की इस जबरदस्त पावर को देखते हुए ये डील पक्की हो जाती है, जिसके बाद टोनी यहां से वापस जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में उन सब के काफिले पर कुछ आतंकवादियों का हमला हो जाता है, जिसमें सारे के सारे जवान टोनी को बचाते बचाते मारे जाते हैं। टोनी किसी तरह से अपनी कार से निकल के एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन वहां पर थोड़ी देर बाद एक मिसाइल गिरती है जिस पर स्टार्क इंडस्ट्रीज लिखा होता है, यानी कि ये टोनी की कंपनी की ही मिसाइल होती है और वो मिसाइल जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। मिसाइल के फट जाने के कारण टोनी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आतंकवादी संगठन टोनी को पकड़ के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको टेलीकास्ट करता है। असल में इस आतंकवादी संगठन का नाम 10 रिंग्स होता है। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में 36 घंटे पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर लास वेगस में टोनी के कारनामों के किस्से चल रहे होते हैं, जो कि ब्रिलियंट इंजीनियर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन हावर्ड स्टार्क, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं, उनका बेटा है, और किस तरह से उसने 4 साल की उम्र में एक सर्किट बोर्ड और 6 साल की उम्र में एक इंजन बना दिया था। हावर्ड स्टार्क की मृत्यु हो जाने के बाद टोनी ने ओबेडाया स्टेन के साथ में, जो कि उसके फादर का साथी है, स्टार्क इंडस्ट्रीज की कमान संभाली और अपने जीनियस माइंड से उसने ऐसे ऐसे हथियारों का इन्वेंट किया जिसमें एडवांस रोबोटिक्स और सैटेलाइट टारगेटिंग है। टोनी की आविष्कारक खोज के कारण स्टार्क इंडस्ट्रीज आज दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है और इस साल फिर से स्टार्क इंडस्ट्रीज ने आपूजी अवार्ड जीता है और ये अवार्ड टोनी का खास फ्रेंड जेम्स रोड्स ही प्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन टोनी तो इस अवार्ड फंक्शन में आया ही नहीं होता है। तब ओबेडाया स्टेन अवार्ड को लेने के लिए स्टेज पर आता है। ओबेडाया स्टेन टोनी को पसंद नहीं करता है और वो टोनी की कंपनी पे कब्जा जमाना चाहता है। आगे हम टोनी को देखते हैं जो कैसीनो में होता है, जहां रोडी आकर उसको उसका अवार्ड पकड़ाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी का घर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाईटेक फैसिलिटी है और एक ही बहुत ही सुंदर जगह जिसका नाम मालिबू पॉइंट है, वहां पर होता है। यहाँ पर इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है पेपर पॉट्स, जो टोनी की पर्सनल असिस्टेंट है। वो टोनी को उसकी आज की मीटिंग के बारे में बताती है, साथ में उसको बताती है कि आपकी फ्लाइट है आज अफगानिस्तान के लिए। इसके बाद वापस से कहानी अफगानिस्तान में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि टोनी एक गुफा में होता है। वो होश में आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके सीने में एक मशीन लगी हुई है, जिसके बारे में वो वहां पर मौजूद आदमी से पूछता है, जिसका नाम येंसेन होता है। वो उसे बताता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। उस मिसाइल के धमाके के कारण कुछ छर्रे तुम्हारे सीने के अंदर चले गए थे, जिनमें से मैंने कुछ को तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन कुछ अभी भी अंदर रह गए हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारे अंदर घुसे छर्रों को तुम्हारे दिल तक जाने से रोकेगा, जिसको एक कार की बैटरी से जोड़ा गया है। टोनी स्टार्क उससे पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। तब वो बताता है कि हमें आतंकवादियों ने पकड़ लिया है और ये जगह पूरी तरह से इतनी गुप्त जगह पर है कि यूएस आर्मी भी पर बहुत कोशिश भी करेगी तो भी हमें नहीं ढूंढ पाएगी। थोड़ी देर बाद उन आतंकवादियों का सरदार वहां पर आता है, जो टोनी को देखकर उससे बोलता है कि जो जेरिको मिसाइल तुमने आर्मी को दिखाया था, वो मिसाइल हमें बहुत पसंद आई है, वो हमें चाहिए है, तुम उसे हमारे लिए बना कर दो, जिसके बाद हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन टोनी इस बात से मना कर देता है। फिर वो आतंकवादी उसे दिखाता है कि तुम्हारे बहुत से हथियार हमारे पास हैं, जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। टोनी समझ जाता है कि कोई ना कोई उसकी कंपनी में उसके हथियारों की कालाबाजारी कर रहा है, जिसको वो अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाता है और उसे ये सब देखकर बहुत शौक लगता है। येंसेन टोनी से बोलता है कि तुम्हें मिसाइल बना देनी चाहिए, इससे तुम्हारी जान बच सकती है। टोनी बोलता है कि अगर मैं उन्हें मिसाइल बना के दे भी दूंगा तो भी वो अपन दोनों को मार देंगे। फिर येंसेन टोनी का हौसला बढ़ाते हुए वो बोलता है कि तब तो ये टाइम हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। जिसके बाद टोनी येंसेन की बात मान जाता है। वो उन लोगों से अपने काम के सामान को मंगवाता है, जिसके बाद वो वहां पर तैयारी करता है और यहाँ पर तो वैसे ही टोनी की कंपनी की मिसाइल और हथियार हैं, इनके बारे में उसे पहले से ही पता होता है कि किस मिसाइल में किस तरह का सामान है।
टोनी येंसेन से सबसे पहले कुछ मिसाइल से पैलेडियम को निकालने के लिए बोलता है, जिसका यूज़ करके वो सबसे पहले एक आर्क रिएक्टर को तैयार करता है। असल में आर्क रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो पैलेडियम एलिमेंट से ऊर्जा बनाती है, और आगे वो येंसेन को बताता है कि मेरी कंपनी में इससे भी बड़ा एक आर्क रिएक्टर लगा हुआ है। आर्क रिएक्टर को टोनी अपने सीने में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट से लगा देता है, जो छर्रों को उसके दिल तक जाने से रोकेगा, क्योंकि वो कार की बैटरी इतनी पावरफुल नहीं है, वो कभी भी डिस्चार्ज हो सकती है। आर्क रिएक्टर को लगाने के बाद फिलहाल टोनी को उसके सीने में घुसे छर्रों से जान को खतरा नहीं है। इसके बाद टोनी येंसेन को अपना प्लान बताता है कि हम किस तरह से यहाँ से बाहर निकलेंगे, और साथ में वो आयरन मैन सूट का डिजाइन भी उसको दिखाता है। वहीं बाहर से वो लोग टोनी की एक एक हरकत पर सीसीटीवी से नजर रख रहे होते हैं। थोड़े दिन मेहनत करने के बाद सूट के एक एक पार्ट को बनाने के बाद सूट तैयार हो जाता है, और टोनी स्टार्क सूट को पहन रहा होता है, जिसके अलग अलग पार्ट्स को कसने का काम येंसेन कर रहा होता है। लेकिन वो आतंकवादी सीसीटीवी में नोटिस करता है कि टोनी स्टार्क बहुत टाइम से कैमरे में नहीं दिखा है, और वो दोनों छुप के किसी चीज पर काम कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने आदमियों को वहां पर चेक करने के लिए भेजता है, जहां पर वो आतंकवादी गेट खोलने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, वहां पर जोरदार धमाका हो जाता है, क्योंकि टोनी ने गेट में पहले से ही सेफ्टी के लिए एक बॉम्ब को फिट कर दिया था। वहीं येंसेन टोनी के सूट में कुछ कमांड अपलोड करने में लगा होता है, जिसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। येंसेन टोनी से बोलता है कि मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ा टाइम मिल सके रेडी होने में, और वो गन लेके उनके पीछे दौड़ पड़ता है। टोनी का सूट अब पूरी तरह से रेडी हो जाता है, और पूरी तरह से एक मैकेनिकल मशीन होने के कारण ये सूट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके बाद वो वहां पर आए हुए आतंकवादियों को मार देता है, और वो सब उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो धीरे धीरे उस गुफा से बाहर निकलता है। तब वो देखता है कि दोस्त येंसेन ने उसकी ये सूट बनाने में मदद की, उसे गोली लग चुकी है। इससे वो बोलता है कि उठो, हमें यहाँ से चलना है। लेकिन येंसेन बोलता है कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है स्टार्क, अब मैं अपनी फैमिली से खुशी से मिल सकूंगा जो पहले ही मर चुकी है। और वो आगे बोलता है कि अपनी जिंदगी को तुम बर्बाद मत करो स्टार्क, जिसके बाद वो मर जाता है। टोनी येंसेन की मौत से दुखी होता है, और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उस गुफा से बाहर निकल जाता है, और सबसे पहले वो अपने वहां पर जितने भी हथियार देखता है उन सबको अपने स्वीट के फायर वेपन से आग लगा के बर्बाद कर देता है, और बहुत से आतंकवादियों को मार देता है। यहाँ पर आग लग जाने के कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला होता है, जिससे बचने के लिए वो स्वीट के फ्लाइट मोड को चालू करता है। इसके बाद वो वहां से उड़कर निकल जाता है। लेकिन ये सूट अभी पूरी तरह से टेक्निकली एडवांस नहीं होता है, जिस कारण से उसकी लैंडिंग बिल्कुल भी सही नहीं होती है, और वो जाके सीधे रेगिस्तान में गिरता है, और उसका ये सूट भी कई टुकड़ों में टूट जाता है। थोड़ी देर रेगिस्तान में भटकने के बाद टोनी को लेने उसका खास दोस्त रोडी अपने आर्मी के साथ में रेस्क्यू करने आ जाता है, जिसको वो वापस अपने देश ले जाता है। वापस पहुंचने के बाद टोनी को देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, और इसके बाद वो सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और वो सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि अब वो स्टार्क इंडस्ट्रीज की हथियार डिवीजन को हमेशा के लिए बंद कर देगा, क्योंकि उसने इन हथियारों को देश की सुरक्षा के लिए बनाया था, लेकिन इनके कारण उसके अपने ही जवान मारे जा रहे हैं। लेकिन टोनी की इस बात से ओबेडाया स्टेन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, और टोनी की इस बात को बीच में ही काट देता है। वो टोनी को इस बारे में समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी इस डिसीजन से स्टार्क इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे पिता की विरासत का क्या होगा। लेकिन अब टोनी किसी की भी नहीं सुनता, उसने जो सोच लिया है अब वो वैसा ही करेगा, जिसके बाद स्टार्क इंडस्ट्रीज के शेयर्स गिरने लगते हैं। टोनी अब अपने घर की वर्कशॉप में एक और आर्क रिएक्टर पर काम कर रहा होता है, जिसको वो बनाता है, और ये नया वाला आर्क रिएक्टर पुराने वाले से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसको वो पेपर की मदद से अपने सीने में लगाता है और पिछले वाले आर्क रिएक्टर को निकाल देता है। पेपर टोनी से बोलती है कि अब आप इस पुराने आर्क रिएक्टर का क्या करोगे। तब टोनी बोलता है कि इसको कचरे में फेंक दो, मुझे पुरानी चीजें जमा करना पसंद नहीं है। लेकिन पेपर इस आर्क रिएक्टर को कांच के एक शोकेस में पैक करके टोनी को ही गिफ्ट कर देती है। टोनी अब आगे सूट को पूरी तरह से एक नया डिजाइन देने में लग जाता है, जिसके डिजाइन को वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है, और अब इस सूट में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे इसको कंफर्म करता है। इसके ऊपर कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद टोनी आखिरकार एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सूट बना ही लेता है, जिसको पावर टोनी के नए आर्क रिएक्टर से मिल रही होती है।
टोनी के सूट को जार्विस असिस्ट कर रहा होता है। जार्विस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है जो टोनी की कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जार्विस सूट के सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम को हमेशा मॉनिटर करता है और उसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से हमेशा अपडेट रखता है। टोनी इस नए सूट की एक फ्लाइट टेस्ट लेता है और सूट को उसकी पूरी क्षमता से यूज करता है, जिससे उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस अभी सूट की लैंडिंग के लिए उसने कोई जगह नहीं बनाई होती है और जिस वजह से वो घर की छत में छेद कर देता है। सूट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पकड़ने के बाद वो जार्विस को ऑर्डर देता है इन सब को दूर करने के लिए और यहाँ पर हमें आयरन मैन सूट का आइकॉनिक लुक देखने को मिलता है। इसके बाद टोनी एक चैरिटी पार्टी के लिए निकल जाता है जहाँ पर पेपर भी पहले से होती है और वो दोनों साथ में थोड़ा डांस करते हैं। यहाँ पर हमें समझ आता है कि टोनी और पेपर के बीच में एक जबरदस्त केमिस्ट्री बन रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पर टोनी के पास में रिपोर्टर क्रिस्टीन एवरहर्ट आती हैं और वो उसको बताती है कि अभी भी तुम्हारे हथियार अफगानिस्तान में उन आतंकवादियों के पास में हैं और वो उनका गलत यूज कर रहे हैं, जिससे वहाँ के बहुत से मासूम गांव वाले मारे जा रहे हैं। वो उसको वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है और वो उससे बोलती है कि उन गांव वालों का तुम्हारे हथियार के कारण अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। टोनी ये बातें ओबडाया स्टैन से पूछता है कि आखिर हमारे हथियार वहाँ पर कैसे पहुँच रहे हैं, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। टोनी इस बात से बहुत गुस्से में होता है और वो पूरी तरह से अपने हथियार को वहाँ से हटाना चाहता है, इसलिए वो अपने आयरन मैन सूट को पहन के वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो आतंकवादी उन मासूम लोगों पर जुल्म और अत्याचार कर रहे होते हैं। टोनी अपने सूट की जबरदस्त टेक्नोलॉजी से उन सब का एक एक करके सर्वनाश कर देता है और उन मासूम लोगों को बचा लेता है और इसके साथ साथ वो उनके लीडर को उनके हवाले कर देता है और बोलता है कि अब ये तुम्हारा है, तुम लोगों को इसके साथ में जो करना है करो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ पर अपने सारे के सारे हथियारों को बर्बाद करके नष्ट कर देता है, लेकिन इस कारण वो आर्मी के रडार पर आ जाता है, जिस वजह से फाइटर जेट उसके पीछे लग जाते हैं। टोनी का सूट इतना तेज होता है कि वो फाइटर जेट समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये है क्या। तभी रोडी को ऐसा लगता है कि ये टोनी की कोई ना कोई नई हरकत है, जिसके बाद वो टोनी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या इस उड़ते हुए जहाज में तुम हो। तब टोनी उसको बताता है कि ये एक खास सूट है जिसमें मैं ही हूँ। अब तुम आर्मी से बोलो कि मुझ पर हमला करना बंद करे। टोनी इसके बाद वापस से अपने घर पहुँचता है और अपने सूट को उतार कर रख ही रहा होता है। तब मिस पॉट्स ये सब देख के उससे बोलती हैं कि आपने तो कहा था कि अब हथियार नहीं बनाओगे, फिर ये सब अब किस लिए। टोनी पेपर को बताता है कि अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद पता है। मैं अभी तक परेशान हो रहा था बट अब मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि ओबडाया स्टेन टोनी से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तब वो अफगानिस्तान की उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उन आतंकवादियों ने टोनी को पकड़ कर रखा था। पर हमें पता चलता है कि स्टेन ही वो आदमी था जो टोनी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, जिसके बाद वो टोनी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। स्टेन उस आदमी से पूछता है कि आखिर टोनी इस जगह से कैसे भागा था। तब वो आतंकवादी टोनी के द्वारा बनाए गए उसके प्रोटोटाइप सूट को दिखाता है, जिसके एक एक टुकड़े को उसने जोड़ कर रखा है। फिर वो स्टेन से बोलता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, टोनी का इस दुनिया से खात्मा करना। वो उससे आगे बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये सूट मुझे बना के दो और बदले में टोनी की कंपनी का मालिक बनाने में मदद करूँगा। लेकिन ओबडाया स्टेन को ये सौदा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता है जिससे किसी को पता चले कि उसने टोनी को मारने का प्लान बनाया था। इसके बाद वो उस आदमी को एक छोटी सी डिवाइस से पैरालाइज करके उसके सभी के सभी साथियों को मारकर और सूट को अपने साथ में लेकर निकल जाता है। वहीं हम आगे देखते हैं कि टोनी को स्टैन पर शक हो गया होता है, इसीलिए वो मिस पॉट्स से बोलता है कि इस पेन ड्राइव में ओबडाया स्टैन के कंप्यूटर से सारी की सारी जानकारियां निकाल कर ले आओ। जिसके बाद पेपर बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो स्टैन के कंप्यूटर से सारी की सारी खुफिया जानकारी हैक करके निकाल लेती है। तभी उसे एक फोल्डर में कुछ सीक्रेट फाइल मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि स्टैन सारे के सारे हथियार का गैर कानूनी तरीके से धंधा कर रहा था। वहाँ पर उसे एक वीडियो क्लिप भी मिलती है जो टोनी की होती है, जिससे उसे पता चलता है कि ओबडाया स्टेन ने ही टोनी को मारने का सौदा किया था। सारी की सारी फाइल कॉपी करते वक्त
वहां पर स्टैन आ जाता है। तभी किसी तरह से मिस पॉट्स मैनेज करके उस पेन ड्राइव को लेके वहां से निकल जाती है। लेकिन इसके बाद स्टेन जब कंप्यूटर देखता है तो उसे पता चलता है कि पेपर कंप्यूटर से सारा का सारा डेटा निकाल कर ले गई है। इसके बाद स्टेन अपने साइंटिस्ट के पास जाता है, जहां पर वो सब रिवर्स इंजीनियरिंग करके आयरन मैन से भी ज़्यादा पावरफुल सूट पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन उन सब के सामने एक प्रॉब्लम होती है कि आखिर इस सूट को पावर कैसे दी जाए, जिसके लिए स्टेन उन सब पर चिल्लाता है और उनसे बोलता है कि लोग आर्क रिएक्टर पर काम करो। तब वो बोलता है कि इसको बनाना नामुमकिन है। तब स्टैन बोलता है कि टोनी स्टार्क ने इसे एक गुफा में कचरे के ढेर से बनाया था। तब वो बोलता है कि हमें माफ कीजिए सर, लेकिन हम टोनी स्टार्क नहीं हैं। हम देखते हैं कि टोनी अपने घर में होता है, तभी मिस पॉट्स का कॉल उसे आता है। लेकिन उसकी बात को पूरा सुनने के पहले ही वहां पर स्टेन आ जाता है और वो टोनी को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देता है और उसके आर्क रिएक्टर को निकाल के वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो इस आर्क रिएक्टर को अपने आयरन मैन सूट में लगा देता है और पेपर रोड्स को सारी बात बताती है और उससे बोलती है कि तुम टोनी के पास जाओ और उसकी हेल्प करो। और इसी के साथ साथ वो शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन को कॉल करके सारी बात की जानकारी देती है। जिसके बाद वो एजेंट फिल अपनी पूरी टीम को लेके स्टार्क इंडस्ट्रीज पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि ओबेडिया स्टेन ने अपने सूट को पूरी तरह से तैयार कर लिया है और वो उन सब पर हमला कर देता है और वो के साथ में आए शील्ड के एजेंट्स पर भी हमला करने लगता है। वहीं टोनी अपने घर में उसके सीने से आर्क रिएक्टर निकल जाने के बाद वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन पेपर ने उसको पुराने आर्क रिएक्टर को फेंका नहीं था जो आज टोनी के काम आ जाएगा। आर्क रिएक्टर निकल जाने के कारण टोनी की जान को अब खतरा है, नहीं तो वो छर्रे जो उसके सीने में हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बंद होने के कारण वो उसके दिल के पास तक पहुंच जाएंगे। तभी वो हिम्मत करके पुराने आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगा लेता है और अपना सूट पहन के पेपर को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है, जहां पर स्टैन शील्ड के एजेंट पर हावी हो रहा होता है। टोनी स्टैन से फाइट करता है, लेकिन उसका सूट उसके सूट से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको वो हरा नहीं पाता है, क्योंकि टोनी का पुराना आर्क रिएक्टर उसके सूट को पूरी तरह से पावर नहीं दे पा रहा होता है। और इन दोनों के बीच में हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिस फाइट में टोनी थोड़ी स्ट्रगल कर रहा होता है और स्टैन टोनी पर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। तब टोनी मिस पॉट्स से बोलता है कि मैं इसको किसी तरह से बिल्डिंग की छत पर लेके आता हूँ, जिसके बाद तुम वहां पर मौजूद उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देना। पेपर टोनी की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही करती है और आर्क रिएक्टर को पूरी पावर पर चालू कर देती है, जिस कारण से वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का सर्ज होने लगता है और इस एनर्जी के कारण स्टैन का सूट फेल हो जाता है। जिसके बाद वो उस बड़े से आर्क रिएक्टर पर गिरता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और स्टैन यहीं पर मारा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इस पूरे घटना के बारे में अब सब लोगों को पता चल जाता है और मीडिया अब टोनी के स्टेटमेंट का इंतजार कर रही होती है। लेकिन शील्ड के एजेंट नहीं चाहते हैं कि टोनी अपने आयरन मैन सूट के बारे में दुनिया को बताए, इसलिए वो उससे ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शील्ड के एजेंट की बात न मानते हुए वहां पर साफ साफ बोल देता है कि कोई आयरन मैन है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक आदमी जिसका नाम निक फ्यूरी होता है वो टोनी के घर में आया होता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में तुम ही एक अकेले सुपर हीरो हो। जिसके बाद वो टोनी को एवेंजर इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में बताता है और इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मूवी में टोनी का कौन सा एक्शन सीन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया था उसको कमेंट में लिखना ना भूलें। एंड फाइनली थैंक यू।